Hello everyone, myself डॉक्टर पूजा, कंसल्टेंट एट भारत विद हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो ये एक हमारा क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबे टाइम से कोई डिजीज़ हो रही है। ऑटो इम्यून कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का, वो ही सेल्फ अटैक करता है हमारी बॉडी के सेल्स पर। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, दिस डिजीज इज रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारी एक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में, उसकी जो आउटर लेयर है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है बाय आवर ओन इम्यूनिटी सिस्टम जब वो ओवर एक्टिव होता है। तो इसमें जो अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो स्मूथली इसलिए हो पाता है कि उसके बाहर इंसुलेशन प्रेजेंट रहती है। अगर उसके आसपास इंसुलेशन प्रेजेंट ना हो तो जो हमारा करंट है उसका जो फ्लो है वो इरेगुलर हो जाएगा और जिस वजह से कोई भी काम स्मूथली नहीं हो पाएगा। सेम वे हमारी जो माइलिन शीथ है, अगर वो कुछ कुछ प्लेसेस पे डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करेगा। जो हमारे नर्व सिग्नल्स हैं, जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जो भी हमारे ट्रांसफ़र होते हैं नर्व सिग्नल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जिससे हमारे डेली जो फंक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाएँगे और हमारी डेली लाइफ़ में हमें बहुत दिक्कत महसूस होगी। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि अगर कोई हीट, हमारे सामने कोई आग जल रही है और हम उस पे अगर अपना हाथ रख देते हैं, तो हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए तुरंत, वरना हमारा हाथ जल जाएगा। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से मतलब कोई पेशेंट्स होता है उससे डायग्नोस, तो उसको ये रिस्पॉन्स होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कुछ टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि जो नर्व सिग्नल्स थे वो कहीं न कहीं या तो बहुत स्लो हो गए हैं या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि ये होता क्यों है। फर्स्टली हम, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है अगर वो ओवर एक्टिव है या वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। अदरवाइज इसके कोई भी सिंगल रीजंस होना किसी पर्सन में मुश्किल होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 कॉजेज। इसके अलावा कॉजेज आपकी जेनेटिक्स, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको चांसेस है कि ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हमारा ओबेसिटी एंड हमारा जो स्मोकिंग, अगर हैबिट है हमको स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन की। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं और हमारा जो विटामिन डी है वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक आपका डेफिशिएंट है। एंड इफ वी हैव लाइक एनकाउंटर विद इन्फेक्शंस लाइक ईबीवी, एप्स्टेन बार वायरस, तो अगर हम उससे किसी भी टाइम अपनी लाइफ में अफेक्ट हुए हैं तो हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर्स की बात कर लूँ कि किस में ये होता है और कौन ज़्यादा प्रोन है, तो इसमें आएगा जो हमारा एज ग्रुप है 20 टू 40। हमारे जो वुमेन सेक्शन है दे आर 3 टाइम्स मोर प्रोन देन मेन फॉर दिस डिजीज़। आपका इसमें हेड ट्रॉमा या फिर इंजरी, आपको किसी भी तरीके की इंजरी हुई है हेड पे, तो उससे भी हमारा नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ है वो भी काफ़ी बार डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से अफेक्टेड है तो इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमें जो हमारे रिस्पॉन्सेज़ हैं वो हमारे डिलेड रिस्पॉन्सेज़ हो जाएँगे। इसके अलावा हमें जो इसका मेन सिम्पटम हम देखते हैं, जो हमारा ऑप्टिक नर्व है उसकी इन्फ्लेमेशन काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलती है एंड काफ़ी जगह ये एक तरीके का प्राइम सिम्पटम होता है।
तो इसमें हमारा जो नर्व होती है, जो हमारी आई से ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमें आई रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि ब्लड विज़न और कंप्लीटली यू कैन से ब्लाइंडनेस या फिर आइज़ की मूवमेंट करने पर पेन होना, तो इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर मैं बॉडी की बात करूँ कि बॉडी में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें ट्रेमर्स हमारे जो हाथ-पैर हैं, वो उनका मतलब थोड़ा-थोड़ा टाइम पे ना मतलब थोड़ा हिलते रहना, ट्रेमर्स मतलब आप कह सकते हो कि हाथ-पैरों का हिलते रहना, कुछ-कुछ टाइम पे। इसके अलावा आपको चलने में दिक्कत होना, आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता है, आप बहुत टाइम तक एक पोज़ीशन में नहीं बैठ सकते हैं, आपकी जो डेली लाइफ़ के काम हैं वो काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट हो जाते हैं और आपका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी पुअर हो जाएगा, मेमोरी लॉस यू कैन सी। इसके अलावा जो आपका ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो भी आपके चेंज क्योंकि आपको जो आपके सेंसेस हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है, वो ये होता है कि सारे पेशेंट्स में सिम्पटम्स सेम नहीं होती हैं। दे वेरी लार्जली कि किसी-किसी पेशेंट में बहुत माइल्ड सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं एंड किसी-किसी पेशेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के बाद डिफ़ॉर्मिटी बहुत जल्दी हो जाती है एंड डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके टाइप्स के बारे में। मेनली इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो सिम्पटम्स होते हैं वो अचानक आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद जो पर्सन है वो थोड़ा नॉर्मल फ़ील करने लग जाता है एंड फिर दोबारा ये चीज़ ऑन रिपीट होती रहती है विद माइल्ड सिम्पटम्स। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें हमारा क्या होता है कि जो स्टार्टिंग से ही हमें ना मतलब जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी सीरियस रहती है एंड जो रेमिशन होता है मतलब जो हमारा नॉर्मल पीरियड रहता है वो मतलब होता ही नहीं है। इसमें धीरे-धीरे हमारी कंडीशन काफ़ी सीवियर हो जाती है एंड इट कैन लीड वेरी ईज़िली टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिज़ीज़। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, तो ये विद टाइम बहुत स्लोली हमारा वर्सन होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग ये सबसे रेयर टाइप है। इस ये काफ़ी हमारा सीरियस भी आप कह सकते हैं होता है। इसमें प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ तो होती ही है बट बहुत जल्दी-जल्दी हमारे इसमें एपिसोड्स आते हैं ऑफ रिलैप्सिंग, तो एक्यूट रिलैप्सिंग विद प्रोग्रेसिवनेस, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम कैसे पता लगाएँगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी को है। तो इसमें आपका एमआरआई हो सकता है, लंबा पंक्चर टेस्ट हो सकता है, जिसमें से सीएसएफ फ्लूइड के थ्रू चेकिंग होती है। नेक्स्ट हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक एक बायोमार्कर्स के लिए होते हैं फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देयर इज करंटली नो क्योर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस बट improved way of managing the symptoms and delayed the progression, मतलब कि जो हमारा प्रोग्रेशन जो हमारा एक यूजुअल होता है उनको कुछ मेडिसिन्स की हेल्प से उसका जो प्रोग्रेशन है उसकी स्पीड को कम करा जा सकता है। अब हम इसमें बात कर लेंगे हमारे आयुर्वेदा एक्सपेक्ट के बारे में कि आयुर्वेदा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हमें क्या जानकारी दे सकता है। तो इसमें आता है हमारा कि कौन से दोष इसमें अफ़ेक्ट है। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्राइमरी हमारा है वो है वात। वात व्याधि के अंदर इसको लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो अफ़ेक्ट होता है इसमें मज्जा धातु और हमारा ओज। ओज जैसे मैंने ओज को अगर मैं थोड़ा-सा कोरिलेट करूँ हमारे मॉडर्न के साथ तो वो हमारा इम्यूनिटी को बताता है। जैसे मैंने आपको मॉडर्न एस्पेक्ट में भी समझाया कि हमारा इम्यूनिटी अगर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है या कहीं न कहीं मतलब ओवरली काम कर रही है तो हमारा उससे मायलिन शीट डिग्रेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें भी हमारा ओज जो है उसको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट बताया गया है।
और इसके अलावा जो आयुर्वेद है, वो ये मानता है कि मोस्टली डिज़ीज़ेज़ हमारे जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो जठराग्नि है, उसके मंद होने से या उसके डिस्टर्ब होने से ही होती हैं। तो ये डिज़ीज़ भी कहीं न कहीं हम वो वाला एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आम की उत्पत्ति होना, जो हमारा अन्न है, उसका ढंग से पाचन ना होना एंड मतलब यही चीज़ मैंने आपको बताई कि वात दोष, आपका अग्नि, आपका ओज और आपका मज्जा धातु। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे पहला हमारा यही है कि हमारा लाइफ़स्टाइल हमें मेंटेन करना चाहिए। दोनों ही हमारे जो साइंसेज़ हैं, वो इस बात को मानते हैं कि ये एक प्रिवेंटिबल डिज़ीज़ है और इसको हमारे लाइफ़स्टाइल से कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जैसा हर वीडियो में होता है, जो आयुर्वेद इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है अश्वगंधा, मंडूकपर्णी, बला, आपका गुडुचि, आपका कपिकच्चू। कपिकच्चू का बहुत अच्छा काम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एंड कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। आपका धन्वंतरी कषाय, रासना सप्तक क्वाथ और धात्री मतलब आंवले के जो भी फॉर्मुलेशंस हैं वो सब और अश्वगंधा का अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो जो भी हमारे ब्रेन को किसी हद तक एक स्ट्रॉन्गनेस और उसकी हेल्थ को ठीक करते हैं, हमारे वात को कंट्रोल करते हैं, तो वो सारे फॉर्मुलेशंस इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि वात गजांकुश रस एंड इसमें अगर आपको और भी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप अपने नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। मैं इसमें पंचकर्मा की बात करूँ तो पंचकर्मा में इसमें सबसे जो फ़ोरमोस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है वो है हमारा ऑयल थेरेपी, अभ्यंग, जो हमारी फुल बॉडी मसाज है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और वात व्याधि, जो वात हमारी वृद्धि हो रखी है उसको वो कहीं न कहीं वो शांत होगी तो काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है अभ्यंग का। इसके अलावा स्निग्ध विरेचन, बस्ती, ऑयल की बस्ती देना एंड हमारा मूर्ध तेल मतलब हमारा जो ऑयल है, उसको हमारे हेड पर कुछ मिनट के लिए सस्टेन करवाना। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आप ईज़िली आप मतलब अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट कर सकते हैं इफ यू फीलिंग एंड इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्पटम्स रिलेटेड टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आगे हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं उनके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि क्या ये डिज़ीज़ सीरियस है? और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, ये प्रिवेंटेबल है? तो हाँ, ये डिज़ीज़ सीरियस है बट डिपेंड करता है जो इसके सिम्पटम्स है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ पेशेंट्स में ये सिर्फ़ एक माइल्ड सिम्पटम्स की तरह थ्रू आउट लाइफ़ रहता है। काफ़ी पेशेंट्स में एक डिफ़ॉर्मिटी में भी चेंज हो सकता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट हाँ, इसमें मेजर जो रोल है वो हमारा लाइफ़स्टाइल का भी है। तो इफ़ यू इम्प्रूव योर लाइफ़स्टाइल एंड योर ईटिंग हैबिट्स तो कहीं न कहीं आप इस डिज़ीज़ को काफ़ी अच्छे एक आप कह सकते हो एक लेवल तक आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है पेशेंट से कि अगर उनकी फैमिली में किसी को ये है ऑलरेडी, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में ना आए? तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली ट्री में कहीं न कहीं ये डिज़ीज़ पॉज़िटिव है किसी को, तो इसमें आपको लाइक एक रेगुलर बेसिस पे यू कैन गो फॉर बायोमार्कर्स जो नॉर्मल हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। सेकेंडली कन्फर्मेटरी या मैं कहूँ इस डिज़ीज़ का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो हमारा एमआरआई स्कैन होता है। तो अगर आपको थोड़े भी सिम्पटम्स कहीं न कहीं आप रिलेट कर पा रहे हैं जैसे कि डिज़ीनेस,
आपको हाथ में ट्रेमर्स आना, आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, आप हर टाइम आपको फटीग फ़ील हो रहा है, आपके जो सेंसेस हैं, जो नर्व्स हैं, जो आपके रिस्पॉन्सेज़ हैं, आपको लग रहा है कि उसमें कहीं न कहीं फ़र्क है, तो आपको उन जो टेस्ट मैंने आपको बताए उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि इसके अर्ली सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? तो अर्ली सिम्पटम्स जैसे मैंने आपको बताया यही है कि आपका जो आपको फटीगनेस फ़ील होना, इसमें कई कुछ-कुछ पेशेंट्स में एक आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस भी काफ़ी कॉमन इस डिज़ीज़ से देखा जाता है कि इस डिज़ीज़ में काफ़ी पेशेंट्स को ऑप्टिक न्यूराइटिस तो वो होता क्या है जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसमें कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन रहती है। तो उसकी वजह से क्या होगा ब्लड विज़न आपको फ़ील होगा और आपकी जो आइज़ की मूवमेंट है उसमें आपको मतलब आप उसको बहुत नॉर्मली नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा अगर बॉडी में है तो आपके सेंसेस आपको काफ़ी वीक लगेंगे, आपको ट्रेमर्स, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, डूइंग डेली वर्क लाइफ़ तो ये सब देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक टूल्स में जैसे मैंने आपको बताया इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एमआरआई है। इसके अलावा बायोमार्कर्स, लंबर पर्चन अ, सॉरी पंचर तो उससे हमारा सीएसएफ जो फ्लूइड है, उसको इनटेक करके उसकी टेस्टिंग की जाती है। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।